आप नहीं बजा। धन्यवाद। और बैठ जाए आप, अगर अच्छा है बैठ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। एक्चुअल आदमी जमीन पर बैठना नहीं चाहता। शायद ये सीनियरों को याद होगा, आपने 20-25 मीटिंग जमीन पर बैठकर ली थी। और मेरा आपसे निवेदन है, अगर ये जमीन जब आपको बैठने का मौका दे तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जमीन पर बैठने वाला जमींदार होता है और चौकी पर बैठने वाला, और मैं कहूँगा नहीं बहुमत ज्यादा है, लेकिन आप जमींदार हो और जमीन से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। हमारे बुजुर्ग कहते हैं, और आपने सुना होगा कि बेटा शायद आजकल जमीन छोड़ दी है तुमने, जमीन को नहीं छोड़ना चाहिए। आपको जो चाहिए वो जमीन ही तो देती है। पैसा चाहिए कागज से बनता है, कागज पेड़ से बनता है, पेड़ जमीन देती है। सोना चाहिए वो जमीन देती है, चांदी जमीन देती है, लोहा जमीन देती है, तांबा जमीन देती है। जो सब देती है उससे परहेज क्यों? इससे हमेशा जुड़े हुए रहना चाहिए। तो आप जमींदार हैं, आराम से बैठे, बाकी तो आप समझ ही रहे क्या है, आप जमींदार। काफी समय के बाद वापस आगरा में है, और आज आगरा को देखकर लग रहा है, जो कि यूपी में आता है, आगरा यूपी में आता है। अभी अजीत जी एक बात कह रहे थे, क्योंकि वो सेना में थे, और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ, भारत की संस्कृति को नहीं भूलना। जैसा उन्होंने कहा था, भारत ही दुनिया का एक ऐसा देश है जिसके आगे शब्द लगता है माता, भारत माता। इस देश के अलावा कोई दुनिया में देश नहीं है। आपने कभी किसी को ये कहते हुए सुना है चीन माता? अमेरिका माता? ओनली भारत माता। भारत क्यों माता है? ये सबको नहीं माता है, क्योंकि एक माँ के अगर 4 बच्चे हो, एक थोड़ा मानसिक रूप से कमजोर हो, पिता एक बार परहेज कर सकता है, लेकिन माँ चारों को समान रूप से देती है। इसलिए भारत माता। तो आपको गर्व होना चाहिए कि आपने भारत में जन्म लिया। भारत वो देश है, आप गूगल पे सर्च करना, सूर्य नारायण निकलने के बाद पहला दर्शन भारत का करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि पहले सही आदमी के दर्शन करके काम में निकलो तो काम अच्छा बनता है। आप सोचो, इतने देश है दुनिया में, लेकिन सूर्य नारायण पहला दर्शन भारत का करते हैं, बाकी फिर दूसरे देशों का करते हैं। उनको लगता है इससे अच्छा देश कोई नहीं है जिसके पहले दर्शन करने चाहिए। दूसरा, आपको इस बात का तो गर्व होना ही चाहिए कि आपने यूपी में जन्म लिया, क्योंकि मैंने भी लिया। इसी धरती ने मेरे को बड़ा किया, वो बात अलग है, मैं जॉब के लिए एमपी चला गया, क्योंकि यूपी का अपने आप में हमेशा एक अचीवमेंट रहा है। यूपी के बारे में कहा जाता है जैसे एक बच्चा ऑलराउंडर नहीं होता, कुछ भी खिलाओ फर्स्ट, यूपी उसी में आता है, हर चीज पे नंबर 1। और ये कुछ ऐसी चीजों में भी नंबर 1 है जहां नहीं होना चाहिए। अब वो है तो है, नंबर 1 है। क्योंकि ये बात मेरे को इसलिए याद आती है, एक बार एक इंटरव्यू हुआ दिल्ली के अंदर टेररिस्ट लोगों का, आतंकवादियों का। तो उनके सरदार ने पूछा कि तुम लोग भारत में कई जगह बहुत नुकसान कर पाए, यूपी में ज्यादा क्यों नहीं कर पाए? तो उन्होंने कहा जी हमने मेहनत तो बहुत की, सफलता नहीं मिली। बोले क्यों नहीं मिली? बोले हमारा एक सिस्टम होता है, हम 5 लोग एक ग्रुप के रूप में उस शहर में जाते हैं, हमारा एक व्यक्ति उस शहर में जाके भीड़ भाड़ का एरिया देखता है, जहां भीड़ भाड़ जाता है, फिर 1 घंटे बाद हमारा दूसरा आदमी जाता है,
उस भीड़ भाड़ के एरिया में कोने में एक साइकिल को खड़ी कराता है। फिर 1 घंटे बाद हमारा तीसरा आदमी जाता है, उस साइकिल पे कुछ विस्फोटक चीज टांग के आ जाता है थैली में। फिर हमारा चौथा आदमी जाता है और वो दूर से ही रिमोट को ऑन कर देता है। तो हमने कई बार साइकिल खड़ी की। आप समझ गए। बोले हमारा जब आदमी 1 घंटे बाद गया वो साइकिल हमें हाथ तक मिली नहीं। अब मुझे क्या पता नंबर 1 है, जो भी रहा हो लेकिन नुकसान होने से बचा। दूसरा मेरा एक निवेदन आपसे ये रहेगा, भारतीय संस्कृति को अपनाएं। आप पश्चिम को अपनाना शुरू कर दिया, इससे हमारे देश का बहुत नुकसान हुआ। अभी भी कुछ राज्यों का पहनावा देख के मेरे को खुशी होती है, वो यूपी हो, राजस्थान हो, आज भी कुछ राज्य बचे हुए हैं, लेकिन कुछ ने अपनी फैशन पश्चिम की अपना ली। पश्चिम अच्छी जगह नहीं है। पहले आज के 40 साल पहले कपड़े वहां तक पहनते थे भारत में लोग। पश्चिम को देख देख के 10 साल बाद वो कपड़े यहाँ आ गए, फिर 10 साल बाद वो यहाँ आ गए, अभी यहाँ है। और अभी मेरे को पता नहीं ये कहां तक जाएंगे, ये मैं जानता नहीं, पर ये हर 10 साल में छोटे हो रहे हैं। पश्चिम एक लाइन में समझ आना, पश्चिम में जाके सूर्य डूब जाता है। पश्चिम वो जगह है जहां सूर्य को डूबना पड़ा है, जिसको हम अपना रहे हैं। हम बिजनेस में हैं, तो मेरा पहला एक निवेदन आपसे है कि बिजनेस में पैर छूने की परंपरा नहीं होनी चाहिए। पैर 2 ही लोगों के छुए जाते हैं, एक माता पिता के, एक अपने धर्म गुरु। इसके अलावा कभी भी तीसरे के पैर नहीं छूना चाहिए, छूना ही नहीं चाहिए। कारण क्या है? ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आपको देखकर दूसरे लोग पैर छूते हैं, और जो आपसे ज्यादा एज के हैं, अपने से ज्यादा एज का व्यक्ति जब आपके पैर छूता है, उसका आपको पाप लगता है। और आपको देखकर फिर ये बेटियां भी छूती हैं, और हमारे संस्कारों में बताया गया है कि पिता को बेटी के पैर छूने चाहिए, उसका पुण्य मिलता है। और आप बेटी से पैर छुआओगे तो आपको पाप नहीं, मल्टीपल पाप लगेगा। ये रॉयल्टी सब साइड ही रह जाएगी। कारण क्या है? मुझे लगता है शायद ये पैर छूने से ही रॉयल्टी आती है, क्योंकि डुप्लीकेशन है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि पैर छूने की परंपरा इस बिजनेस में नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, एक हाथ मिलाने की परंपरा नहीं होनी चाहिए। ये भारत की परंपरा नहीं है, ये आप पश्चिम से लाए हो। भारत में क्या परंपरा है? ये थी कि कोरोना किससे आया? किससे आया? ये सरकार ने बार बार कहा सोशल डिस्टेंसिंग रखे, टच नहीं होना। और यहाँ का व्यक्ति वो वहां की नकल कर करके इसको आदत पड़ गई, वो हाथ नहीं मिलाता उसको। अगर आप कभी किसी से हाथ मत मिलाओ तो उसको अच्छा नहीं लगता, यार मेरे से हाथ नहीं मिलाया, छोड़ दो इसको, ये अच्छा है, बहुत रेस्पेक्ट करनी है, ऐसे करके बंद। क्योंकि वायरल कोरोना नहीं है, वायरल 20 तरह के हैं इस प्राकृतिक में। आपको सर्दी है, आपने किसी से हाथ मिलाया, वो वायरल उसको मिल गया, उसने जाके 10 को मिलाया, वो 10 को देगा, वो 10 किसी 2 को मिलाएंगे, वो 20 को देगा। तो आज के बाद ये अच्छा है। और अगर आपसे कोई हाथ मिलाना चाहते हैं तो मन मन में कहें कि आपकी बीमारी अपने पास ही रखें, बोलना नहीं है, मन मन में कुछ बोलना कि भाई साहब आप अपना पास ही रखो, इधर नहीं भेजना। कोशिश करें, एकदम होगा नहीं कि मैं जानता हूँ, क्योंकि आदमी की 2 चीजें एकदम नहीं बदलती, एक तो नेचर है, एक सिग्नेचर, इनमें थोड़ा टाइम लगता है ना? लेकिन कोशिश करेंगे तो होगा। आज बहुत सारे हमारे रेस्पेक्टेड सीनियर लोग हैं, रॉयल्टी से ही हमारे लिए सिस्टम में एक रेस्पेक्ट चालू हो जाती है, वो गुरु कहलाते हैं। लेकिन आज समय नहीं था उसके लिए हम किस गोली बोलते हैं आप लोगों को, क्योंकि रॉयल्टी हमारे यहाँ का एक सिस्टम पिन होती है, जिसकी वजह से इस भारत में एक माहौल बनता है
बाकी हमारे पर्ल स्टार पर्ल एमरॉल्ड स्टार एमरॉल्ड। आज हम कुछ देर बात करेंगे, फिर आपसे निवेदन है जितनी देर बात करें इतनी देर आप बैठना। हो सकता है शुरू में ये मीटिंग अच्छी ना लगे, और कई बार ऐसा होता है जिसके साथ आप जाते हो, कई बार मूवी देखने जाते हो फिल्म, तो वो फिल्म शुरू में जरूरत नहीं है अच्छी हो, कई बार कोई फिल्म बोर भी होती है, तो वो पास वाला बोलता है यार कहाँ ले आए, तो वो बोलता है तू बैठा रहे, इसमें एक सीन ऐसा भी आएगा पैसे वसूल हो जाएंगे। तो मैं भी आखिरी तक आपको ऐसा कोई ना कोई सीन दिखाऊंगा जहां आपके पैसे वसूल हो जाएंगे, इसलिए आप आखिरी तक बैठे। जो नए लोग आए उनको थोड़ा अच्छा भी लगता, मैं जानता हूँ, विशेषकर उनको ताली को लेकर अच्छा नहीं लगता, और यहाँ जो व्यक्ति आता है वो बार बार बोलता है ताली बजाओ, ताली कमजोर है। तो ताली बजाना तो नहीं चाहता नया आदमी, पर मजबूरी में बजाता है। मजबूरी क्या, उसके अगल बगल वाला बजा देता है, तो वो इधर देखता है ये भी बजा रहा है, फिर इसको देखता है ये भी बजा रहा है, फिर वो सोचता है चलो अपन बीच में फंसे हैं, बजाओ क्या करेंगे, बजाता ही है। तो अब मैं आपसे आखिरी तक नहीं कहूंगा ताली बजाना नहीं बजाना, आपकी इच्छा हो बजाना, नहीं हो नहीं बजाना, लेकिन ध्यान से सुनना है। काफी लोग ऐसे होंगे जो मेरी मीटिंग को आज पहली बार सुन रहे होंगे लाइव। परिचय से स्टार्ट कर दे ताकि आप मेरी हर बात से अपने आप को रिलेट कर सकें। मेरा नाम दिनेश चौधरी है और मैं आपके बगल मुरादाबाद यूपी, छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ, जैसे रामानंद बजाज जी ने कहा। उस समय मेरे फादर गांव के प्रधान हुआ करते थे, दोनों प्रधान, और वो भी यूपी का। समझ जाओ, यूपी का प्रधान होना मतलब अपने एरिया का मुख्यमंत्री, मतलब वो रिक्वेस्ट नहीं करता, आदेश करता है, आदेश। तो उस समय में लगभग 6 साल का था, और उस समय आप जानते हैं बहुत छोटे बच्चे को स्कूल नहीं भेजा जाता था, उसके खेलने कूदने की उम्र होती थी। आजकल ये फैशन आ गया 3 साल में, 3.5 साल में। अभी मेरे पोते का मैंने 5वें साल एडमिशन कराया, जब वो 5 साल का हो गया, तो उसके माता पिता लड़े मेरे से, बोले आप जानते नहीं आपका समय अलग था, अभी समय अलग है, इसकी पढ़ाई लिखाई की होगी। तो मैंने कहा बिना पढ़ाई के काम चल रहा है कि नहीं? अमीर बनने के लिए पढ़ाई नहीं चाहिए। तो मैं 6 साल का था, तो मेरे पिताजी मेरे को स्कूल ले गए। तो स्कूल में उस समय प्रिंसिपल नहीं होते थे, हेड मास्टर होते थे, और उस समय बच्चे को एडमिशन नहीं दिलाया जाता था, भर्ती कराया जाता था। तो मेरे पिताजी ने ले जाकर प्रिंसिपल साहब को कहा ये मेरा बच्चा है, इसको भर्ती कर लो, इसको पढ़ाना और ठीक से पढ़ाना, और पढ़ने में ये ठीक लगे तो इसको हर साल क्लास बदलवा देना, और आपको कमजोर लगे तो उसी क्लास में इसको 1-2 साल जैसे भी आपकी इच्छा हो उसी हिसाब से इसको आगे भेजना। तो उन्होंने 10वीं तक मेरे को 18 साल पढ़ाया। शायद पिताजी की बात उनको समझ में आई, जो भी रहा, और उसके बाद मेरे पढ़ाई का कैरियर खत्म हो गया। थोड़े फादर गुस्से वाले थे, वो गए प्रिंसिपल साहब को बोलते हैं ठीक है भेज दो इसको मेरे साथ। वो मेरे को घर लाए और मेरी माँ को बोलते हैं जिसके भाग्य में भी खेती लिखी है ये खेती करेगा, और ये कह के वो चले गए। तो मेरी माँ मेरे को बोलती है बेटा तू खेती कर पाएगा, खेती में तो मजबूत आदमी चाहिए। अभी तो और भी मैं न्यूट्रिशन खा के थोड़ा अच्छा हो गया, पहले मैं बहुत कमजोर था, मतलब इतना कमजोर था जब एज जब आती थी तो मेरी माँ घर के बाहर निकल के देखती थी बच्चा घर में ही है कहीं बाहर तो नहीं है। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि मेरी हालत क्या रही हो। तो मेरी माँ ने कहा बेटा तू खेती तो नहीं कर सकता, तू मर जाएगा खेती करके, तू एक काम कर कोई छोटा मोटा जॉब दे, और ऐसा जॉब देखना जिसमें पैसे कितने ही कमाए और मेहनत नहीं होनी चाहिए। तो मैं अपनी वो 10वीं की मार्कशीट लेके यूपी गवर्नमेंट के सामने 6 साल घूमा। 6 साल बाद एक बहुत समझदार अधिकारी मेरे को मिले, और उन्होंने मेरे को कहा मार्कशीट देके
इस मार्कशीट को ऐसी जगह रखो जो आज के बाद तुम्हें भी दिखाई ना दे, क्योंकि ये देखने लायक है ही नहीं। तो मैंने वहां को कहा मैं जॉब तो नहीं मिल सकता। बोले फिर क्या करोगे? मैंने कहा मैं कोई प्राइवेट काम करता हूँ। बोले तुम्हें यहाँ करने में शर्म आएगी, जिस जगह रहते हो, तो तुम ऐसा करो शहर बदल लो। शहर बदले, 2-3 फिर इच्छा हुई राज्य बदल लो, एमपी चले गए। और एमपी की गवर्नमेंट को मैं थैंक्स देता हूँ इस बात के लिए कि वो 10वीं फेल वालों का ध्यान रखती है। उसने मेरे को जॉब दिया, फिर सीमज मंडी 2075 में। उस जॉब को मैं कर ही रहा था कि जैसा अभी राजेंद्र पुनिया जी ने बताया कि मैं अपने जॉब के लिए जा रहा था, तो एक व्यक्ति किसी को बुला दिखा रहा था, और जिनको दिखा रहा था वो मेरे दोस्त। तो मैंने बाद में मेरे दोस्त को पूछा कि क्या था? बोले फालतू चीज है, चक्कर में मत पड़। मैंने कहा समझे तो सही। बोले तेरे को समझना तो तू समझ को खड़ा यार। मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई साहब ये है क्या चीज? बोले मैं जानता नहीं। मैंने कहा उनको तो कह रहे थे पैसे आएंगे। बोले बस इतना ही मैंने सुना है पैसे आएंगे। मैंने कहा आएंगे कैसे? बोले 26 जुलाई 2002 को मेरे लोकेट बीच में मीटिंग है, वहां आना, वहां समझाया जाएगा। हमने पूछा आप आओगे? बोले आप, मैं भी आऊंगा। हम लोग पहुंचे, 8 व्यक्ति पहले थे, 9 में हम थे, 10वां कोई आया नहीं। आश्चर्य की बात यह है कि जिसने बुलाया वो भी नहीं आया, और उससे बड़ा आश्चर्य इस बात का वो आज तक नहीं आया। जो लोग ये बोलते हैं इस आर्शिव में, सर मेरा एप्लाई मेरी मदद नहीं करता, मेरा एप्लाई मेरे को सपोर्ट नहीं करता, मेरा एप्लाई मेरी हेल्प नहीं करता, हमारा तो गायब ही है। बिना एप्लाई के भी सफायर बना जा सकता है, क्योंकि यह सिस्टम है, आपको सिस्टम को फॉलो करना है। वहां से यह सफर स्टार्ट हुआ। समझ कुछ थी नहीं, जो समझ में आया वैसे करते गए। प्रोडक्ट थे नहीं, खाली कपड़ा था, पेंट पीस थे, बजाती जानते हो, 5 पेंट पीस। तो हमसे लोग पूछते थे सर शर्ट का क्या होगा? हमने कहा अभी केवल पेंट पहनना, पेंट ही है हमारी कंपनी के पास, शर्ट है नहीं तो क्या करेंगे? बोले सर शर्ट कब आएगा? मैंने कहा ज्यादा शर्ट की क्या, इस पेंट में भी शर्ट सिलाओ, अभी शर्ट आएगा नहीं। धीरे धीरे शर्ट आया, दूसरे कपड़े आए, 3 प्रोडक्ट आए एफएमसीजी, फिर और प्रोडक्ट बढ़े, और आज मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आप में से कोई भी सीनियर ऐसा नहीं है जो सारे प्रोडक्टों के नाम गिना सकता है। एक भी सीनियर में या प्रति में, क्योंकि हर 2-3 दिन में नया आ जाता है, बाद में पता लगता है सर ये तो प्रोडक्ट लॉन्च हो गया। अभी कोर की मीटिंग थी 1 और 2 तारीख को, बजाज जानते हैं, कंपनी के अगले 6 महीने में नए 100 प्रोडक्ट की तैयारी है। तो आप एक अच्छे सिस्टम में हैं। अब प्रश्न आता है इसको करना चाहिए या नहीं, या क्यों करना चाहिए? मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, इस सिस्टम को किसी के लिए करो ना करो, अपने परिवार के लिए करो। क्योंकि बहुत लोगों से जब आप सुनते हो, लोगों का एक स्टेटमेंट है सर खुश है मेरा परिवार, मेरे को ज्यादा आवश्यकता नहीं। मैं गारंटी से बोलता हूँ 80% परिवार भारत में खुश नहीं है। मेरा ओपन चैलेंज है, कड़वा है, सच है, क्या हो तो कहें। अजीत जी, इस भारत में 80% महिलाएं अपने पति के साथ इच्छा से नहीं मजबूरी में रहती है। ये कड़वा सच है, इच्छा से नहीं मजबूरी में रहती है। बोलती क्यों नहीं? भारत के संस्कारों में पड़ी है। क्योंकि भारत में जब एक बच्ची की शादी होती है, आप याद करो अपनी शादी का टाइम, बच्ची को बार बार बोलते हैं माता पिता, बेटा कुछ भी हो रहना वहीं है। अगर उस समय उसको ऑप्शन दे दिया जाता, जब तक इच्छा हो रहना, तब आपको महसूस होता कि इस सिस्टम की क्यों जरूरत है। और फिर भी डाउट है तो मेरे कहने से आज
घर जाके एकांत में अपनी पत्नी से एक बात पूछना, और एकांत नहीं पूछना कि अगले जन्म में मैं ही तुम्हारा पति बनूं तो चलेगा? और मेरे हिसाब से मत पूछना, क्योंकि अगर उसने जवाब दे दिया, हालांकि देगी नहीं, वो भारत के संस्कारों में बंदी है, और वो मन मन सोचेगी ये जन्म पूरा नहीं हो रहा, अगले में भी हुई। ये पता है मैं आपको क्यों कह रहा हूं, मैं मुक्त रोगी हूं, और मैं हमेशा आपको पता है प्रैक्टिकल बात ही करता हूं मीटिंग में, जो मेरे साथ हुई है, क्योंकि पढ़ाई मेरी हुई नहीं तो मेरे को किताबों को ज्ञान है नहीं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं उस समय जब शादी हुई तो माता पिता फाइनल करते थे, अपने हाथ में कुछ नहीं था, तो हमारी शादी योग से अच्छे परिवार में होंगे, अच्छे का मतलब अमीर परिवार में। अब इसमें हमारी तो गलती नहीं थी, और वो माता पिता ने चॉइस किया, मतलब इसीलिए शादी कभी भी थोड़ा सा इक्वल होनी चाहिए। अब वो अंदर इतना हो गया कि उस समय हमारे पास साइकिल नहीं थी, उनके पास फिएट कार थी, और उस समय की फिएट कार आज की मर्सिडीज। तो अमीर ससुराल का अगर फायदा है तो नुकसान भी है। फायदा यह है कि आपको कोई आर्थिक तकलीफ हो तो वो मदद करते हैं, नुकसान यह है अगर उनकी बहन को तकलीफ हो तो वो एक्स्ट्रा मदद करते हैं। और अगर गलती से ससुराल अमीर हो तो डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, हाँ, ताकि बहन कुछ बोले तो आते आते इतने उनका गुस्सा शांत हो जाए। इसीलिए मैंने राज्य बदल दिया। कहां तक आएंगे इतने शांति हो जाए। ये पता है क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं जब जॉब में था तो मेरी पत्नी मेरे से हमेशा एक बात बोलती थी, अपने आप को सौभाग्यशाली समझो, मैं आपके साथ रहती। और ये बात कभी पत्नी के मुंह से सुनना बहुत तकलीफ करती है। और मैं बोलता था ऐसा क्यों बोलते हो तुम? बोले क्यों बोलते हो, ये जीवन है तुम्हारा। 2075 800 रुपए मकान का किराया, दूध, किराना, बच्चे की फीस, इसका कोचिंग, बचता क्या आपके पास? जबकि मैं पार्ट टाइम भी जॉब करता था। तकलीफ तो थी, ऑप्शन नहीं था, लेकिन आज स्टेटमेंट बदल गया उसका, पत्नी का, जबकि पत्नी वही है। 20 साल पहला मैटर है, आज स्टेटमेंट बदल गया। आज क्या है, पहले क्या था? पहले स्टेटमेंट था अपने आप को सौभाग्यशाली समझो, मैं आपके साथ रहती हूँ। अभी स्टेटमेंट ये है, मर भी गई तो भूत बन के साथ रहूं। तो क्या हो गया ऐसा 20 साल में? कुछ नहीं हुआ, बस इतना फर्क पड़ा, 20 साल पहले जॉब मेरे साथ था, अभी आज मेरे साथ। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है, आप इसको किसी के लिए करो ना करो, परिवार के लिए करें, ताकि आपका परिवार बहुत खुश रहे। रेडी है? आज हम दो चीजों पे बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। एक है क्यों, एक है कैसे। आदमी की जो जिंदगी है वो इन्हीं दो शब्दों पर टिकी हुई है, क्यों, कैसे और कैसे। किसान खेती क्यों करते हो, खेती कैसे करते हो। स्टूडेंट पढ़ाई क्यों करते हो, पढ़ाई कैसे करते हो। जॉब क्यों करते हो, जॉब कैसे करते हो। आपने सुना इस भारत में 80-20 का रेशो है, क्या है? क्या है 80-20? 20 अमीर है और 80 गरीब है। 20 अमीर है, 80 गरीब है। 10 साल पहले क्या सुना था? यही था। 20 साल पहले, 40 साल पहले, 40 साल पहले दूध का रेट अलग था, आज अलग है।
पेट्रोल अलग था, आज अलग है, हर चीज का आंकड़ा बदला है। केवल नहीं बदला तो ये नहीं बदला। आपने सोचा ये क्यों नहीं बदला? क्योंकि ये अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते, बदलना ही नहीं चाहते। और ये अंतर भी इसीलिए है, ये 20% वही लोग हैं जिनका क्यों क्लियर है, 80% वो लोग हैं जिनका कैसे क्लियर है। और ये कैसे वाले सब पढ़े लिखे रहते हैं, ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते, सिर्फ इनका क्यों क्लियर होता है। अभी एक स्टूडेंट से पूछो, पढ़ रहे हो? हाँ। कैसे? वो बताएगा। क्यों पढ़ रहे हो? घर वाले बोलते हैं पढ़ना पड़ता है। ये 80% बच्चों का जवाब है, यानी उसका खुद का क्यों क्लियर नहीं है। और उसका तो छोड़ो, आपको और हमारा नहीं है। आप में से 90% लोगों के पास आज भी जवाब नहीं है इस चीज का। मैं कई बार मीटिंगों में पूछता हूं, आप जिंदा क्यों हो? आप ही सोच के टेंशन में आ गए यार, जिंदा क्यों? वाई? जवाब नहीं मिलेगा, 90% को नहीं मिलेगा। और जिंदा हो, रोज रहना चाहते हो। एक बार मैंने बॉम्बे समुद्र दौर में मीटिंग की, वहां पूछा एक व्यक्ति को, तो क्या आप बता सकते हैं आप जिंदा क्यों? बोला मेरे को ही बताना जरूरी है। मैंने कहा नहीं बता, पूछ तो किसी से नहीं सकते, पर आपसे पूछा, आप बता दो। बड़ा होकर इधर उधर देखा पूरे ऑडिटोरियम में, बोलता मैं इसलिए जिंदा हूं, ये सब जिंदा है। ये जवाब नहीं है। एक बार पटना में मैंने किसी को पूछा, भाई साहब आप जिंदा क्यों? खड़ा हो गया, बोलता मेरे से पूछ रहा हूं। हाँ। बोले आप क्या चाहते हो मैं मर जाऊं? आप सब लोग आर्ग्यू कर रहे हैं, ये आर्ग्यू कैसे होगा आप सबको पता है, लेकिन क्यों करना है आज भी 80% लोगों को क्लियर नहीं है। अभी राजेंद्र जी ने ये बात कही कि बुनियादी है कि आपका कारण होना चाहिए। आप इस भीड़ से निकलना चाहते हो या आना चाहते हो? चाहते हो? मैं फार्मूला दूं, कुछ नहीं करना, यहां से निकलो या बच जाओ। ये बोलिए, 1 सेकंड लगा। क्या लगता है ये आसान गेम है? आसान नहीं है। संभव है? आसान नहीं। चाहो तो हो सकता है। हो क्यों नहीं रहा इसको समझते हैं। हो क्यों नहीं रहा? आप किसी भी जानवर को कभी पानी में फेंकना, किसी भी जानवर को, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, चीता, आप किसी भी नदी में, नाले में, नहर में फेंकना, उसको क्या करता है? बाहर आएगा पानी के, और बाहर आने के बाद क्या करता है? वो झाड़ लेता है अपने आप को। और उसका इनडायरेक्ट मैसेज पता है आपको क्या है? क्या बिगाड़ लिया तुमने मेरा? क्या बिगाड़ लिया? मैं खड़ा था, तुमने पकड़ के डाल दिया पानी में, मैं बाहर निकला, जैसा था वैसा ही हो गया। इस मीटिंग में भी लोग आते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, हॉल के बाहर निकलते हैं, ये समस्या है और कोई समस्या नहीं। ये जिनको आपने अभी भीड़ों पर देखा, रॉयल्टी और टेक्निकल, ये उसी भीड़ का हिस्सा थे। आज के 20 साल पहले हम भी उसी भीड़ का हिस्सा थे। बस फर्क इतना था कि शुरू के 5 साल जो भी आया, जिसने जो बताया, वो हमने अंदर जाने दिया, उसको बाहर जाके हमने झगड़ा नहीं। इसीलिए आज हम यहाँ हैं। तो किसी की भी मीटिंग हो, आपको आना है और जो वो बताए उसको अंदर जाने देना है। कर सकते हैं? यहां से आपका सफर स्टार्ट होगा। अब प्रश्न आता है, हम आज यहां क्यों आए हैं? क्यों इंपॉर्टेंट है आप सब यहां क्यों आए?
कड़वा सच। ये चाहिए, ये चाहिए। क्या ये पहले से नहीं मिल रहा था? जब आरसीएफ नहीं कर रहे थे ये नहीं मिल रहा था? फिर क्यों आए हो? जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा। और ये आदमी का अपने मन को केवल ईगो है, संतुष्टि करता है केवल। अभी आप किसी को जॉब वाले को कहा दिखा क्या लगा? 70,000 पर मंथ है ना मेरी सैलरी, फिर अच्छा है। मन को समझाना है। अगर वो 70 में संतुष्ट है तो मुकेश अंबानी जी से उनको कोई व्यक्ति नहीं। वो रोज नए 70 की तलाश में है। अभी क्लियर होगा जो अपने आप को समझा रहे हैं। आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा, शर्त यह है वापस नहीं करना। ये तो अच्छी शर्त है। 1 करोड़ मिलेगा और शर्त यह है वापस, ये तो अच्छी शर्त है। लेकिन दूसरी शर्त यह है उसको 1 महीने में खर्च करना है, तब वापस नहीं करना। खर्च नहीं हुआ तो डबल करना है वापस। अब 1 महीने में उसको खर्च करना है परिवार पे, आपकी फैमिली पे। बैंक में जमा नहीं, दोस्तों की हेल्प नहीं, कुछ नहीं। क्या क्या करोगे उसे 1 करोड़ का? क्या क्या करोगे? हाँ, गाड़ी खरीदेंगे। अच्छा, बिल्कुल राइट है, खरीदनी चाहिए जब मिल रहा है तो 1 करोड़। और क्या करेंगे? मकान बनाएंगे। बिल्कुल वेरी गुड। और क्या करेंगे? हाँ, वो तो हो गया घर में। और हाँ, ज्वेलरी लेंगे। बिल्कुल अच्छा। और कुछ करेंगे? घुमा के लाएंगे। इसका मतलब जिस कार से घूमे हो वो पसंद नहीं है, जिस घर में रह रहे हो वो पसंद नहीं है, जबरदस्ती रह रहे हो, इसीलिए तो उसे 1 करोड़ में नया बनाना। जिस ज्वेलरी को पहना उससे खुश नहीं हो, खाली आप वही को तकलीफ दे रहा है। और ये सारे सपने पूरे करने हैं तो ये सिस्टम ताकत देता है वो सारे सपने पूरे करने। अभी ठीक लग रहा है ये जीवन, अभी निकलने दो 4-5 साल। वैसे हालांकि इस प्राकृतिक ने आपको करोड़ों में सिखाया है, जो सीख गए वो समझ गए, जो अभी भी नहीं सीखे वो 2-4 साल में समझेंगे। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो जॉब कर रहा है और अभी मैरिड नहीं हुआ, शादी नहीं हुआ, अभी जॉब में है, कोई भी प्राइवेट गवर्नमेंट? हाँ, ये काफी लोग हैं। हाथ चढ़ा कर एक बार आगे और आगे आगे इधर तो ये अच्छा जी। आज इस सत्ता को समझे कि ये जीवन क्या है। हम पैसा कमाने के लिए जॉब करते हैं या फिर व्यापार करते हैं। जॉब में प्राइवेट और गवर्नमेंट तो मिलता नहीं, प्राइवेट मिलते हैं आजकल। समझे ये जीवन कैसा है। अभी आपकी मैरिज नहीं हुई, जॉब में क्या सुना? नहीं, बैठे वैसे पूछना नहीं चाहिए ब्रजेश जी, आपकी 2 चीजें कभी भी सही नहीं बताता, एक अपनी उम्र और एक अपनी इनकम। फिर भी सॉरी, क्या सैलरी है अभी? 10,000 है। ब्रजेश जी की सैलरी कितनी है अभी? 10,000 है। खुश हो ब्रजेश जी 10,000 से? नहीं हो। कितनी सैलरी चाहते हो? 20,000? अकेले हो तो ठीक है। आपको क्या लगता है सेठ जी 20,000 करेंगे इनकी 10 से सीधी? नहीं करेंगे। चलो अकेले हैं, ठीक है। अच्छा ब्रजेश जी, शादी करोगे आप? करोगे? करना चाहिए, इससे हमारा हिम्मत बढ़ता है। शादी करना चाहिए। आपको कोई लिखा है कानून में शादी करना अनिवार्य है? नहीं लिखा, फिर भी हर आदमी करता है। पता है क्यों करता है ये? बहुत टाइम पहले एक स्लोगन समाज में चला, शादी लड्डू मोती चूर का, जो खाए पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। तो फिर आदमी सोचने लगा जब पछताना ही है
खा के पछताओ। और फिर उससे पूछ के आता है जो खा चुका है, बोले भाई साहब कैसा था ये लड्डू? वो भी बोला बहुत टेस्टी है, एक बार खाना जैसे। अब जब ब्रजेश जी शादी करेंगे, मैं आपसे सिंपल प्रश्न पूछता हूँ, ये दो हो जाएंगे? दो हो जाएंगे तो एक बहुत सिंपल बात है कि इनको प्लस 10,000 और चाहिए, और 10 नहीं ज्यादा चाहिए, क्योंकि महिला का खर्च पुरुष से ज्यादा होता है। आपको 5 ml शैम्पू लगता है, इनको 5 ml में पता ही नहीं लगता शैम्पू आया है कि नहीं आया। लिपस्टिक, बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा है। हालांकि कंपटीशन का दौर है, आप चाहें तो कंपटीशन में आ सकते हैं, लेकिन इनका खर्च आपसे ज्यादा है। अब जब ये 2 हो जाएंगे, इनको 20 चाहिए, तो ब्रजेश जी के बॉस से जाके कहेंगे सर अब 20 दो मेरे को 20। वो कहेंगे क्यों? सर अभी क्या हुआ, हम 2 हो गए 2। तो पता है उसका पहला जवाब क्या होगा? मेरे से पूछ के 2 हुए थे, तुम तो 4 साल बाद आओगे, 3 हो गए, तो मैं 20 दूं? क्या लगता है क्या होगा? वो एक ही बात कहेंगे, ब्रजेश जिस काम के मैं तुम्हें 10,000 दे रहा हूँ, इस काम के लिए इस कोरोना में कई लाख लड़के बेरोजगार हैं जो ये कह रहे हैं कि ये काम हम 7,000 में करके आप ब्रजेश को बाहर निकालो। तो ब्रजेश जी का अगला जवाब होगा सर सॉरी, मेरे को नहीं पता था ऐसा भी होता है इस दुनिया में। सर 2 तो छोड़ो, हम 4 भी हो गए, मैं कभी आपके पास सैलरी के लिए नहीं आऊंगा। ये जीवन नहीं है। इसीलिए समाज में एक फिक्स कोटेशन है, जो बालिका कट रही है, चल रही है, बीत रही है। लेकिन जो लोग गवर्नमेंट का जॉब करते हैं, इनको देखना आप ये सड़क पे कितना चौड़ा होके चलते हैं। तो आपको गवर्नमेंट जॉब कैसा लगता है? गवर्नमेंट जॉब की लाइफ बताओ कितनी है, समझे आप? आपने कभी रेलवे का खाना खाया? ट्रेन में कितने लोगों ने ट्रेन का खाना खाया? फिर इतना खाना देते हैं, वो इतना ज्यादा खाना देते हैं, फिर 3 दिन तक भूख नहीं लगती। पता है कितना खाना देते हैं? 2 पराठे, थोड़े से चावल, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ी सी दाल। ईमानदारी से बताना, इसमें पेट भरता है? नहीं भरता। फिर उसको देने वाले को नहीं पता कि इसमें नहीं भरेगा, वो भी तो खाता होगा घर। तो तू 3 पराठे कर, 4 कर, चावल बढ़ा, सब्जी बढ़ा, लेकिन आज तक नहीं बढ़ाया। राजधानी में भी उतनी देते हैं। पता है वो क्यों देते हैं इन्हें? उनका कहना यह है कि जितना हम खाना दे रहे हैं, हमें पता है तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, और हमें यह भी पता है तुम भूखे नहीं मरोगे, जहां से आए हो वहां पहुंच जाओगे। तो गवर्नमेंट जॉब भी इतना ही है, वो कह रहा है मैं भूखे मरने नहीं दूंगा, अमीर बनने नहीं दूंगा, 60 साल में भी निकाल दूंगा, आपको टेंशन नहीं होगी। इससे ज्यादा लाइफ नहीं है। अब रहा व्यापार, अब बचता है व्यापार। थोड़ा इसको भी समझ ले आज। व्यापार का नियम पता है क्या भारत में? 5 लाख स्वयं के, 5 लाख बैंक के, 5 लाख दोस्तों के, 5 लाख ससुराल के, 20 लाख रुपए लगाओ, व्यापार शुरू करो। फिर उसका नियम है उधारी देना पड़ेगा अगर आपको भारत में व्यापार करना है। पहले महीने 1 लाख की जाएगी, ये 1 लाख जमा होगा। हमारे यहाँ क्या रहता है किराना पे, पुराना जमा करो, नया ले जाओ। 300 बाकी है, 300 जमा करो, 500 का ले जाओ, 500 जमा करो, 700 का ले जाओ, 700 जमा करो, लेकिन पिछला चुकाओ। तो अब ये पिछला 1 लाख जमा होगा, 2 लाख का जाएगा, 2 लाख जमा होंगे, 5 लाख का जाएगा, 5 लाख जमा होंगे, 10 लाख का जाएगा। और ये दुकानदार बहुत खुश होता है, पता है क्या? टर्नओवर अच्छा घूम रहा है यार, माल आ रहा है, जा रहा है, माल आ रहा है, जा रहा है। पर इसको ये नहीं पता दुकान में 10 लाख का ही है, 10 लाख का बाजार में है। और कहावत है भारत के व्यापार की, खाली दुकान दुकानदार को खा जाती है, भरी हुई दुकान ग्राहक को खा जाती है। ये कहावत है बिजनेस की। अब इसकी खाली होने लगी, तो अब ये किसको तकलीफ देगी? दुकानदार को। तो एक दिन ये दुकानदार डिसीजन लेता है बंद करो ये काम, तो ग्राहक भी खुश हो जाता है, सेठ जी जल्दी डिसीजन लो ताकि तुम भी टेंशन फ्री।
सब भी टेंशन फ्री, क्योंकि दुकान बंद, उधारी खत्म। और इस कोरोना में ऐसी लाख नहीं करोड़ों दुकानें बंद हुई है, लेकिन आपको खुशी होगी इस बात की, ये सीनियर जानते हैं, इस कोरोना में ये दुकान सबसे ज्यादा चली है। अब तक के 20 साल का रिकॉर्ड का टर्नओवर आरसीएम ने तोड़ा इस कोरोना के सालों में। ये जितनी भी बड़ी फिल्में आई है ना भारत में, इस कोरोना में आई है। मतलब जहां दुकानें बंद हुई है इस कोरोना में, वहां ये दुकान ने सबसे ज्यादा टर्नओवर किया है। आप इस दुकान की ताकत समझ सकते हो। ये काम करने पड़ेंगे जिंदगी भर, और मैं लिखित में देता हूं, हमारा टाइम था 5 साल का, 5 नहीं बचे। इस काम को 3 साल भूत की तरह कर लेना। यू नो भूत अभी कहां दिखा, फिर कहां दिखा। 3 साल इसको भूत की तरह। अभी गर्मी है आपके यहाँ 45 से ज्यादा ही है। मैं आगरा उतरा तो एकदम ऐसा लगा कि देखिए तो आज थोड़ा सही है। 40 कितना है, 44। अभी बहुत सारे लोग इस गर्मी के चक्कर में आरसीएम के लिए फील्ड में नहीं जा रहे। जब ठंड ज्यादा होती है दिसंबर जनवरी में तो नहीं जाते, बरसात ज्यादा होती है तब नहीं जाते। तो आपसे पूछना चाहता हूँ, ये गर्मी पिछले साल थी, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल लगी आपको भी? जब तक जिंदे रहोगे जब तक लगेगी। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ 5 साल की गर्मी इसमें सहन कर लेना, अगली 7 पीढ़ियों तक परिवार में किसी को गर्मी नहीं लगेगी। घर एसी होगा, जिस होटल में रुकोगे वो एसी होगा, जिस ट्रेन में चलोगे वो एसी होगा, जिस ऑडिटोरियम में मीटिंग सुनने जाओगे वो एसी होगा, फिर सब एसी होगा, फिर कभी गर्मी नहीं लगेगी। लेकिन 5 साल की गर्मी थोड़े समय के लिए सहन करनी है। कर सकते हो? यहाँ से ये सफर स्टार्ट होता है। जो आपको लेकर आए वो बताएंगे कहां से क्या करना है।